हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। डिस्कस करेंगे आज अपन एसे 805। इसे रिवाइज करते हैं। चैप्टर 8 है आपके सीए फाइनल ऑडिट का न्यूली इंट्रोड्यूस्ड चैप्टर का न्यूली इंट्रोड्यूस्ड एसे 805 क्या कहता है। सोर्स हमारा ड्रोन चार्ट है। 800 हमने डिस्कस कर लिया है। ड्रोन चार्ट्स कहाँ मिलेंगे, लिंक में देख लीजिए। ब्रह्मास्त्र है तो भी आप उसे यूज कर सकते हो, सेम सीक्वेंस फॉलो होगा। एसे 805, द नेम सजेस्ट special considerations in audit of single financial statement and specific elements, accounts और items of a financial statement। तो एकदम क्लियर है कि यहाँ भी हम सिर्फ स्पेशल कंसिडरेशन डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि ये स्टैंडर्ड सारी बातें नहीं बताएगा। स्पेसिफिकली आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो ध्यान रखना है, स्पेशल कंसिडरेशन एक्स्ट्रा चीज़ें जो ध्यान रखना है, उस बारे में ये स्टैंडर्ड होगा। आप किसका ऑडिट कर रहे हो? सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जिसका मतलब हो गया सिर्फ P&L का ऑडिट कर रहे हो, या सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑडिट, या सिर्फ बैलेंस शीट का ऑडिट, ना कि कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सेट का, या एक सिंगल एलिमेंट अकाउंट और आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या हो सकता है? एलिमेंट अकाउंट और आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी आपको ऑडिटर अपॉइंट किया और आपको बुलाया कि यार एक काम करो, हमारी इंश्योरेंस कंपनी है, आप सिर्फ क्लेम्स का प्रोविजन चेक करके उसके ऊपर ओपिनियन दे दो। है तो अपन ओपिनियन दे रहे हैं, इंश्योरेंस सर्विस है ये भी। तो इट कुड बी डेटाज अकाउंट रिसीवेबल और प्रोविजन फॉर बैड डेट के ऊपर ओपिनियन मान लिया, सिर्फ इन्वेंट्री पर मान लिया, पेंशन प्लान के ऊपर मान लिया, इंटैंजिबल एसेट कोई रिकॉर्ड किया उसके ऊपर स्पेसिफिकली ऑडिट करवा लिया, लाइबिलिटी फॉर क्लेम्स इनकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड इन इंश्योरेंस पोर्टफोलियो, या एक शेड्यूल ऑफ एक्सटर्नली मैनेज्ड एसेट्स एंड इनकम ऑफ प्राइवेट पेंशन प्लान है। हमारी कंपनी एम्प्लॉयज़ की पेंशन का खुद इन्वेस्टमेंट करती है और उस इन्वेस्टमेंट्स के और पेंशन प्लान की लाइबिलिटीज़ का आपको स्पेसिफिकली ऑडिट करने को कहा है, अलॉन्ग विद द रिलेटेड नोट्स या नेट टैंजिबल एसेट्स इंक्लूडिंग द नोट्स। लीजेस में हमने कोई प्रॉपर्टी दी है, ली है, उससे रिलेटेड सिर्फ ऑडिट, यानी एक स्पेसिफिक आइटम। मतलब कैसा है कि अपन ने दीपिका पादुकोणे को कहा कि भाई हमारी मूवी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम करेंगे आप? उन्होंने बोला अरे कैसी बात कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे? तो ये क्या हो गया? कंप्लीट मूवी कर रहे हैं, ये तो 200 से 700 सीरीज लग गई। पर हमने बोला दीपिका जी सिर्फ एक आइटम नंबर हो जाए। बोला ठीक है, हम तो एक्टर है, हमें क्या दिक्कत है। तो क्या वो ये सिंगल असाइनमेंट ले सकती है, जस्ट अ पर्टिकुलर सॉन्ग? आई मीन दैट इज टू हर चॉइस। इसी तरह से अगर ऑडिटर को ये काम दिया जाए कि भाई तुझे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, सिर्फ उसका एक पार्ट ऑडिट करना है, तो क्या वो ये एक्सेप्ट कर सकता है? इट इज टू हिज चॉइस। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक वही ऑडिट करेंगे। तो अगर मैं एक शेड्यूल ऑफ दैट टैंजिबल एसेट इंक्लूडिंग द रिलेटेड नोट्स ऑडिट कर रहा हूँ, क्या वो 805 पे कवर होगा? यस। तो स्कोप क्या है इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड का? इट डील्स विद स्पेशल कंसिडरेशन द एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिंगल एलिमेंट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेदर इट इज प्रिपेयर्ड फॉर जनरल फ्रेमवर्क और स्पेशल फ्रेमवर्क। 800 में रिवाइज किया था आपने कि 800 सिर्फ तब लगता है जब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशल फ्रेमवर्क में बताए गए, लेकिन अगर आप किसी एक पार्ट को स्पेशल फ्रेमवर्क के लिए बता रहे हो तो फिर 805 लगेगा। तो दीपिका जी को हमने कहा कि दीपिका जी एक आइटम नंबर मूवी के लिए, जनरल पर्पस के लिए मूवी बता रहे हैं, तो भी 805 एक तरह से लग रहा है। हमने कहा कि नहीं भाई, अब्बादी जी के यहाँ पे शादी है और उसके लिए हम एक मूवी बता रहे हो जो सिर्फ और सिर्फ अब्बादी परिवार को स्क्रीन करी जाएगी, उसमें आपका एक छोटा सा। तो इस पर्टिकुलर केस में ये पर भी क्या लगेगा? 805 लगेगा। तो सर ये तो ब्रांच ऑडिट हो गया। जरा भी नहीं, ऐसे 600 नहीं है। ब्रांच ऑडिट में आप उस ब्रांच के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते हो। फर्क सिर्फ इतना होता है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट या आपकी ब्रांच के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक लार्जर एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होते हैं। दूसरे ऐसे से ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा, सप्लीमेंट्री है, ऐड करेगा उसमें, और इसमें सारे स्पेशल कंसिडरेशन डील नहीं की जाएगी, कुछ स्पेसिफिक बातें की जाएगी। सेम ऐसे 800 जैसा ही ऑब्जेक्टिव है। क्या है कि हमें बेसिकली एश्योरेंस देता है किसके ऊपर? जो पर्टिकुलर काम हमें दिया गया है। इस केस में इट विल बी अ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अ स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिंगल कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डिस्टिंक्ट है, जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कंसोलिडेटेड नहीं है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। एलिमेंट ऑफ अकाउंट और आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, ये भी क्या है? दीज आर ऑल पार्ट ऑफ व्हाट? सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सिंगल एलिमेंट के ऑडिट में। अब आप बताइए इसमें प्रॉब्लम क्या है आपके साथ?
ऐसे क्यों बनाया है? सिंपल सा लॉजिक है कि आपको अगर कोई सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट करने के लिए अपॉइंट किया जाए तो सबसे पहले आप ये पूछोगे कि भाई वो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मैं ऑडिट क्या कर पाऊंगा? आप समझिए कि आईसीआई ने मुझे बोला कि यार एक काम करो, आप ये हमारा जो ऑडिट का टेक्स्ट बुक है इसका ऑडिट कर लो। वाह 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 वाह, ऑडिट के टेक्स्ट बुक का ऑडिट। हमला हो, बिल्कुल सौभाग्य की बात है, बिल्कुल कर देंगे, अच्छा है, बच्चों का भी भला, सब कुछ सही हो जाएगा एक बार में। हमने बोला हमें क्या करके आपको इनफॉर्मली देना है? नहीं नहीं, बोले हम आपको कॉन्ट्रैक्चुअली अपॉइंट करेंगे, आपको पूरा का पूरा सिलेबस रिव्यू करना है, इनफैक्ट टेक्स्ट बुक पूरा स्टडी मटेरियल, और बाकायदा आपको ओपिनियन देना है। आपको एक रिपोर्ट भी बनाना पड़ेगी, एश्योरेंस देना पड़ेगा, आश्वासन देना पड़ेगा कि हमने चेक किया और हमारे हिसाब से सब सही, ताकि बाद में फिर कोई बच्चा अगर यूट्यूब पे इंस्टीट्यूट को ढिशक्याऊ करे तो सीधे आपके ऊपर भी गोली पड़े। हमला खुशी की बात है, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, और क्या बुराई है इंस्टीट्यूट ऐसा करे तो। अल्टीमेटली भाई हम चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही तो सेवाएं ले रहे हैं, अपनी तो मेंबर है। तो ये क्या हो गया भाई, कंप्लीट मॉड्यूल का ऑडिट हो गया। अब उसकी बजाय वो कहते हैं कि नहीं आप तो सिर्फ क्या करो, जो क्वेश्चन आंसर्स है ना सिर्फ उसको ऑडिट कर दो। तो फिर मेरे लिए जो बड़ा चैलेंज होगा वो क्या होगा कि अगर हमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स का ऑडिट करना है तो हम रिपोर्ट भी स्पेसिफिकली क्या देंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। अब जब हम क्वेश्चन आंसर्स मात्र का ऑडिट कर रहे हैं जो स्टडी मटेरियल में, तो एक सवाल ये उठेगा कि कई जगह क्वेश्चन आंसर में रेफरेंस में आंसर ऐसे नहीं दिया जाता है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, रेफरेंस में दिया जाता है रेफर पैरा 2.1 फॉर आंसर। तो इसका मतलब जो कंटेंट है स्टडी मटेरियल का वो भी उससे इंटरकनेक्टेड हो गया, तो फिर उसका भी ऑडिट इसके परव्यू में कवर हो जाएगा। तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपको सिर्फ एक भाग का ऑडिट दिया जाता है तो क्या आप वो ऑडिट कर पाएंगे? कंसिडरिंग आप पूरे का ऑडिट नहीं कर रहे हैं, ये एक बड़ा चैलेंज होगा। नॉर्मली असाइनमेंट रियल लाइफ में उसी ऑडिटर को दिए जाते हैं जो कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करता है। तो सर उससे सिंगल का ऑडिट क्यों कराते हैं? क्योंकि कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हो सकता है कि आपको लिस्टिंग करानी हो या कहीं प्राइवेट इक्विटी फंडिंग करा रहे हैं, तो वो स्पेसिफिकली कहते हैं कि भैया हमें पिछले 5 साल के P&L का कंपेरेटिव फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन करके आप हमें क्या करिए, सिर्फ P&L दे दीजिए विथ एन ऑडिट रिपोर्ट। तो ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, पिछले 5 साल का P&L आप बना रहे हो और स्पेशल पर्पस के लिए, तो ये स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द 5 years का ऑडिट हो रहा है, तो ये ऐसे 805 में लगे, तो इसकी ऐसी नीड हो सकती है। तो अगर मैं ही कंपनी का ऑडिटर रहा हूँ पिछले 5 साल से और मुझे ही असाइनमेंट दिया जाएगा तो मेरे लिए ये कंपेरेटिवली लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, पर मैं कंपनी का ऑडिटर नहीं रहा हूँ तो मैं शायद इसे नहीं ले पाऊँ फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन। हालांकि इसके ऊपर कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऐसे 710 का भी कॉन्टेक्स्ट आ सकता है, अभी उसको 2 मिनट के लिए साइड में रखते हैं। अभी अपना डिस्कशन क्या है, क्या ऐसे असाइनमेंट हम एक्सेप्ट करें या ना करें? क्यों? क्योंकि हमें ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भैया हमें जो पोर्शन दिया गया ऑडिट करने का हम उतना कर पाएंगे, और जो इंटरकनेक्शन है उसको मैनेज किया जा सकता है। तो क्या कहा गया, डिटरमाइन वेदर ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट would be in accordance with ऐसे, अगर auditor is not engaged to audit the complete financial statement, you have to determine whether it is practically possible or not. नॉर्मली कई बार आपको ऐसा लगेगा कि मैं सिंगल के ऊपर रिपोर्ट नहीं दे पाऊंगा, शायद इट मे नॉट बी प्रैक्टिकेबल। कब नहीं होगा प्रैक्टिकेबल? मे बी जब मुझे कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट नहीं दिया, या मुझे लगता है कि मुझे एंटिटी एनवायरनमेंट इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, बिना उसके मैं किसी एक पार्ट के ऊपर नहीं दे सकता रिपोर्ट, या मेरे पास उतने ऑडिट एविडेंसेस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का एक्सेस नहीं होगा जो मुझे चेक करने के लिए मिलना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में मैं मैनेजमेंट से डिस्कस करके बोलूँगा कि क्या कोई और तरह की एंगेजमेंट हो सकती है जो ज़्यादा प्रैक्टिकेबल है, क्योंकि इसे सिर्फ एक्सेप्ट करना मेरे लिए मुश्किल होगा। और तरह की एंगेजमेंट हो सकती है जिसमें मैनेजमेंट बोल दे हम आपको रिकॉर्ड सारा एक्सेस देने को तैयार है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको रिपोर्ट सिर्फ इतने के ऊपर देना है, तो शायद एक्सेप्टेबल हो जाए। देन आई ऑल्सो हैव टू चेक द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अगर जनरल पर्पज है और कोई पॉपुलर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, ले AS और इंडियस के ऊपर बेस्ड, तो इशू नहीं। वापस से क्या आएगा, इफ दैट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय एनी लॉ, रेगुलेशन और ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग अथॉरिटी, देन इट इज ओके, इफ नॉट देन आई हैव टू चेक द एक्सेप्टेबिलिटी। तो ऐसा हमने ऐसे 210 में भी देखा था कि हमें एक्सेप्टेबिलिटी फ्रेमवर्क की देखना होती है। हमें देखना पड़ेगा कि क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में इतने डिस्क्लोजर्स दिए जाएंगे जिससे इंटेंडेड यूजर इंफॉर्मेशन जो कन्वे की जा रही है वो समझ सके, मटेरियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स का इफेक्ट कन्वे किया जा सके।
तो अल्टीमेटली आपको ये आश्वासन चाहिए कि हम भले ही सिंगल पे रिपोर्ट कर रहे हैं, पर वो सिंगल भी अपने आप में इतना कंप्लीट हो कि उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यूजर तक पहुंच सके। Where single financial statement or specific element of financial statement prepared as per applicable framework, which in turn is based on financial reporting framework established by authorized setting organizations for complete financial statement. Then in that case हमें सिर्फ ये कंसिडर करना है कि क्या एप्लीकेबल फ्रेमवर्क में जो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए मैनेजमेंट यूज़ कर रहा है वो सारी रेलेवेंट रिक्वायरमेंट जो कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फ्रेमवर्क की होती है वो शामिल है क्या। ऐसा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर्स भी आ जाए। तो एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फ्रेमवर्क का क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या लिखना है कि एक तो ऐसे 210 बोलता है हमें चेक करना है, सेकेंड हमें लिखना है कि एडिक्वेट डिस्क्लोजर चाहिए ताकि इंटेंडेड यूजर इन्फॉर्मेशन भी समझ सके और मटीरियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स का इफेक्ट भी समझ सके। अगर ये किसी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बेसिस पर प्रिपेयर्ड हो रहे हैं तो हमें ये चेक करना है कि उस फ्रेमवर्क को क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन जैसे ICAI ने बनाए हैं, और अगर ऐसा है तो क्या उसके अंतर्गत सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग ऑल मटेरियल डिस्क्लोजर रेलेवेंट टू दैट एलिमेंट और सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडेड है। ऐसा है तो फिर हम कह सकते हैं कि भैया हमारे लिए फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है। चलिए कलर चेंज, पॉइंट चेंज, कंसिडरेशन व्हेन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। 800 सीरीज के सारे स्टैंडर्ड में मेनली 3 बातें होती हैं: एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द फ्रेमवर्क, प्लानिंग, परफॉर्मिंग द ऑडिट एंड रिपोर्टिंग। यहाँ पे हमें कैसे ऑडिट करना है तो देखिए सारे एसेज आपके लिए जो रेलेवेंट है टू दी ऑडिट आपको फॉलो करना है। हमें ऑडिट एविडेंस कैसे करना है तो अगर आपने कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया है तो उस दौरान आपको जो ऑडिट एविडेंसेस मिले आप उन ऑडिट एविडेंसेस को डेफिनेटली यूज कर सकते हो और रिलाई कर सकते हो। तो एसेज वुड रिक्वायर ऑडिटर टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू बेस हिज ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्योंकि हम यहाँ पे ऑडिट कर रहे हैं तो इसके लिए हमें क्या करना है, सही तो हमें चाहिए ही चाहिए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अगर आप कंप्लीट का कर रहे हो तो उसमें जो आपको ऑडिट एविडेंसेस मिले हैं आप वो तो यूज़ कर ही सकते हो, इसके अलावा आपको देखना है क्या ऑडिट एविडेंस देखना है। हमने 800 में देखा था कि 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक TCWG हो सकता है वो अलग हो और दूसरा क्या, मटीरियलिटी। यहाँ पे गवर्निंग बॉडी तो सेम ही होगी अगर वो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क है तो, बट हो सकता है कि मटीरियलिटी लेवल अलग हो। क्यों? क्योंकि मटीरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल से कंपेयर करूँ एक पर्टिकुलर आइटम के ऑडिट पे तो मटीरियलिटी लेवल सिर्फ उस आइटम के एक्सटेंट से देखी जाएगी। तो फिर अगर उसकी मटीरियलिटी लेवल ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट मैंने किया पर वहाँ जो मटीरियलिटी लेवल था उससे कम इस आइटम का मटीरियलिटी लेवल है तो मुझे एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे। तो मटीरियलिटी लेवल डिटरमाइंड फॉर सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट अगर लोअर देन मटीरियलिटी डिटरमाइंड फॉर कंप्लीट है तो दिस विल अफेक्ट द नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एंड इवैल्यूएशन ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। क्योंकि हो सकता है पहले कोई मिसस्टेटमेंट जो मुझे मटीरियल लगाओ मटीरियल लगने लगे। नेक्स्ट, ओपिनियन कैसा दिया जाएगा। 210 में हम नॉर्मली क्या करते हैं, जब एंगेजमेंट टर्म्स डिफाइन होती है तभी हम पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द टाइप ऑफ एक्सपेक्टेड रिपोर्ट। तो यहाँ पे भी ऐसे 210 लगता है, सारे ऐसे लगते हैं 200 to 700 जो रेलेवेंट है। तो यहाँ पे भी हम पहले ही पूछ लेंगे कि भैया आपको किस तरह की रिपोर्ट चाहिए। ऑब्वियसली बात है कि ये रिपोर्ट आपके एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क या लॉ और रेगुलेशन जिसके अंतर्गत ये सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं, अगर किसी लॉ के अंतर्गत बन रहे हैं तो उस पर डिपेंड करेगी। वो बताएगा कि फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है या कंप्लायंस फ्रेमवर्क है। और ये क्या होता है, दिस इज समथिंग विच यू हैव डिस्कस्ड सो मेनी टाइम्स। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क का मतलब होता है दे आर प्रिपेयर्ड एज पर द फ्रेमवर्क एंड प्रोवाइड एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स विच आर नेसेसरी टू अचीव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। और दो में से एक फ्रेज यूज होता है, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फेयरली प्रेजेंटेड इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट। कंप्लायंस में हम सिर्फ ये लेते हैं कि दे आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट एज पर एप्लीकेबल फ्रेमवर्क। तो ये फ्रेमवर्क कौन डिसाइड करेगा भाई, ये तो आपकी एंगेजमेंट का अपॉइंटमेंट जिस फ्रेमवर्क में हुआ है उस पर डिपेंडेंट होगा। हो सकता है एप्लीकेबल फ्रेमवर्क में नॉट एक्सप्लिसिटली एड्रेस दी प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एलिमेंट, यानी कि फ्रेमवर्क आपका है कि भाई एएस के अनुसार ही मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूँ पर कैश फ्लो के ऊपर अलग से ऑडिट करवा रहा हूँ। तो ऐसे केस में जो एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ ओपिनियन है हमें देखना पड़ेगा कि जो ओवरऑल कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जैसा ओपिनियन या फेयर प्रेजेंटेशन या कंप्लायंस फ्रेमवर्क जो लगता है यहाँ पर भी वही लग रहा है, वो एक्सेप्टेबल है या नहीं। देन यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ध्यान रखनी है अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है। क्यों और क्या? नंबर 1,
अगर आप फेयर प्रेजेंटेशन कह रहे हो तो इसका मतलब आप कह रहे हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रेजेंट हुए वो फेयरली प्रेजेंटेड है। अब अगर आप सिर्फ P&L दे रहे हो तो क्या आप ये कह पाओगे कि ये फेयरली प्रेजेंटेड है गिवन द फैक्ट कि उसके साथ में बैलेंस शीट नहीं है, कैश फ्लो नहीं है? तो शायद हाँ, पर अगर मैं सिर्फ बैलेंस शीट पे ओपिनियन दे रहा हूँ और साथ में P&L नहीं है, कैश फ्लो नहीं है, क्या मैं कह सकता हूँ ये फेयरली प्रेजेंटेड है? मे बी मुझे थोड़ा डाउट होगा, क्यों? क्योंकि सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट से रिलेटेड P&L होना चाहिए, या एटलीस्ट रिजर्व्स के मूवमेंट में हमें कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपसे कोई सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट पूछा गया और सिंगल एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट पूछा गया, तो आपसे ये पूछा गया है कि आप प्रोविजंस का ऑडिट करके दे दीजिए बस। पर प्रोविजंस के ऑडिट में मुझे लग रहा है कि कंटिजेंट लाइबिलिटीज का ऑडिट कवर नहीं हो रहा है। तो पहले तो ये एक्सेप्टेबल है या नहीं? मैनेजमेंट ने बोला चलो हम प्रोविजंस का ऑडिट आपसे करा रहे हैं और कंटिजेंट लाइबिलिटी के डिस्क्लोजर्स आप दे सकते हो, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि भाई मैं क्या ट्रू एंड फेयर व्यू दे पाऊंगा कि हमने प्रोविजंस को चेक किया है और जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या जो भी रिपोर्ट कंपनी ने बनाई है वो ट्रू एंड फेयर व्यू देती है। इफ द प्रोविजंस आर स्टडीड अलॉन्ग विद द रिलेटेड डिस्क्लोजर्स रिलेटिंग टू कंटिजेंट लाइबिलिटी, ये एक मैटर ऑफ कंसर्न होगा। तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली क्या रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं क्या कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, यानी अगर आप कंप्लीट बना रहे हो तो सेपरेट की क्या ज़रूरत है? हमने बोला कंप्लीट बनाने के लिए मना किया गया है, सिर्फ सेपरेट बनाने के लिए अजीब सी बात है। ये हो सकता है कंप्लीट आप बना सकते हो, सेपरेट अलग से बना सकते हो। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फ्रेमवर्क में क्या स्पेसिफिकली या इम्प्लाइडली कहीं पर भी रिस्ट्रिक्ट की गई है प्रिपरेशन फॉर कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देन सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सिंगल एलिमेंट। तो अगर भाई रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो कंप्लीट तो बनेंगी। तो अब सिंगल उसके अलावा जो बन रहे हैं उसमें हमें क्या देखना पड़ेगा कि वो सिंगल में सारे फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट पूरी होना चाहिए और प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एलिमेंट में रिलेटेड नोट्स और डिस्क्लोजर होना चाहिए। यानी सीधी सी बात है कि अगर आप सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हो तो कैश फ्लो से रिलेटेड जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर आप पे एस लग रहे हैं वो कंप्लाई होना चाहिए, प्लस सारे डिस्क्लोजर्स आना चाहिए। वही नहीं, शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट अगर कुछ कैश फ्लो के डिस्क्लोजर रिलेटेड है तो वो नहीं है। शेड्यूल 3 में कैश फ्लो की कोई बात नहीं है, सिर्फ एस में बात है, तो एस के सारे कंप्लायंस होना चाहिए। पर अब आप समझो 2 मिनट के लिए दोस्तों कि अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड से बनाए तो वो शुरू ही किससे किया गया होगा? नेट प्रॉफिट फॉर P&L से। अब अगर आपने उसी का ऑडिट नहीं किया है तो आप समझिए कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर कैसे ओपिनियन दे पाओगे। तो उस केस में फिर हमारे लिए ये असाइनमेंट ही एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मेरे पास कंप्लीट का ऑडिट, पर मुझे 2 ऑडिट दिए गए, एक बोला है आप कंप्लीट का ऑडिट करिए और एक कैश फ्लो पे अलग से रिपोर्ट दीजिए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बोलूँगा पूरा ऑडिट कर लिया, कैश फ्लो पे अलग से रिपोर्ट दे दूंगा। यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट जिस पे अलग से रिपोर्ट दे रहे हैं, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट की सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट जो बन रही है उसमें क्या मैं बोल सकता हूँ कैश फ्लो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है? तो हाँ, अगर कैश फ्लो से रिलेटेड सारे कंप्लायंसेस फ्रेमवर्क के हुए और उससे रिलेटेड सारे डिस्क्लोजर्स दिए गए। टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन प्रोवाइड डिस्क्लोजर्स विच आर ऑल्सो बियॉन्ड द फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड। तो फेयर प्रेजेंटेशन का रूल ही होता है कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस पे जो फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट है उसके बियॉन्ड भी डिस्क्लोजर हो सकते हैं, और एक्सेप्शनल केस पे हो सकता है कि हमें फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट से भी डिविएट करना पड़े फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करने के लिए। ये सब अपन ऐसे 200 पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग कंसिडरेशन। ऐसे 700 आपके ऊपर एज इट इज लगेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एलिमेंट अलॉन्ग विद द रिलेटेड नोट्स विथ डिस्क्लोजर्स सच दैट इंटेंडेड यूजर्स को जो इन्फॉर्मेशन कन्वे करना है वो ऐसी कन्वे की जाए कि उनको समझ आ सके और सारे मटेरियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स की इन्फॉर्मेशन कन्वे हो। अब अगर आप रिपोर्ट कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों के ऊपर दे रहे हो तो डेफिनेटली आप दोनों के लिए अलग अलग ओपिनियन, दोनों के लिए अलग अलग रिपोर्ट बनाओगे, एक कंप्लीट के लिए और एक सेपरेट के लिए। अब अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि प्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट इज क्लियरली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो कोई इशू नहीं है। यानी कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट में कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रही है और कैश फ्लो स्टेटमेंट का अलग से ऑडिट कराया है, जो उसकी अलग से ऑडिट रिपोर्ट बनाई है वो पूरी अलग ही जा रही है, तो कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम कब है? जब वो क्लियरली डिफरेंशिएटेड नहीं है कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
इसका मतलब कोई ऐसा क्यों कराएगा? मैं बताता हूँ उसका कारण क्या होगा। यूजुअली हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर से इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट कर रहे हो। इंश्योरेंस कंपनी में रिक्वायरमेंट है कि इंश्योरेंस कंपनी के जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उन इन्वेस्टमेंट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन का स्पेसिफिकली ऑडिटर से अलग से ऑडिट करके उसके लिए एक सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट और चाहिए। तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करना है और उसके इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर एक अलग से ऑडिट रिपोर्ट देना है। तो सर पूरे ऑडिट में इन्वेस्टमेंट भी ऑडिट हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, पर लॉ की रिक्वायरमेंट है तो अलग से रिपोर्ट देना पड़ रही है उसके ऊपर। तो एक अलग से शेड्यूल ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी ने दिया है और उसके ऊपर मुझे एक अलग से रिपोर्ट बनानी है कि हाँ ये शेड्यूल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने चेक किया और ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। तो ये सिचुएशन में हो सकता है कि एनुअल रिपोर्ट या एक ही सेट ऑफ डॉक्यूमेंट में दोनों रिपोर्ट जा रही है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी और वो शेड्यूल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स भी। तो ऐसे केस में हमारी ये दोनों रिपोर्ट साफ साफ क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएटेड होना चाहिए कि शेड्यूल ऑफ इन्वेस्टमेंट की हमारी रिपोर्ट अलग दिख रही है, कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अलग दिख रही है। पर अगर मैनेजमेंट ने ऐसा नहीं किया है और मैनेजमेंट ने ऐसा प्रेजेंट किया है कि वो शेड्यूल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही एक नोट है और हमारी ऑडिट रिपोर्ट सबको कवर कर रही है, तो हम बोलेंगे यार मैनेजमेंट आप इसे सही करो। और नहीं करे तो फिर हम बोलेंगे जब तक आप डिफरेंशिएट नहीं करोगे हम आपको हमारी रिपोर्ट नहीं यूज़ करने देंगे। उसके क्या तरीके होंगे, वील हैव टू फॉलो सम। तो या तो हम मैनेजमेंट को, TCWG को, नहीं तो लीगल एडवाइस लेंगे। नेक्स्ट, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे स्टैंडर्ड का। आपकी सपोज जो रिपोर्ट जा रही है वो एनुअल रिपोर्ट में ही दोनों रिपोर्ट जा रही है, एक कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एज पर SE 700 और एक लेट्स से शेड्यूल ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर, सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जो रिपोर्ट जा रही है, दोनों एनुअल रिपोर्ट में ही जा रही है साथ में। अब इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि हो सकता है कंपनी के सारे इन्वेस्टमेंट्स परफेक्ट हो लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ऑडिटर का ओपिनियन मॉडिफाइड हो, मे बी विथ रिस्पेक्ट टू लेट्स से प्रीमियम इनकम की अकाउंटिंग सही से नहीं करी है इंश्योरेंस कंपनी में, इसलिए रिपोर्ट मॉडिफाई होगी। तो क्या मैं एक ही साथ दो रिपोर्ट ऐसी दे सकता हूँ जो एक मॉडिफाइड है और एक अनमॉडिफाइड है, क्योंकि अनमॉडिफाइड वाले जिस एरिया से रिलेटेड है उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, वो बात कर रहे हैं। तो अगर कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मॉडिफाइड या एम्फेसिस ऑफ मैटर या अदर मैटर पैराग्राफ है तो सबसे पहले तो आप उसका इफेक्ट सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्पेसिफिक एलिमेंट के ओपिनियन पे समझिए। हो सकता है उस केस में आपको सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ओपिनियन को मॉडिफाई करना पड़े, ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है अगर अप्रोप्रिएट लगे तो। यानी कि ऐसा हो सकता है कि सेपरेट या सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अनमॉडिफाइड ओपिनियन हो लेकिन कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आपका ओपिनियन मॉडिफाइड हो। पर अगर मैंने कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डिस्क्लेमर दिया है कि भैया हमें तो डेटा दिया नहीं तो हम ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट ही नहीं दे पा रहे, ऐसे केस में क्या सिर्फ कैश फ्लो के ऊपर ओपिनियन देना कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू है, जब मैं बोल रहा हूँ कि ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन नहीं दे पा रहा हूँ, क्या ये उपयुक्त होगा? तो अगर आप एडवर्स या डिस्क्लेमर ओपिनियन कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, यानी कई बार आप ऐसा भी ओपिनियन दे सकते हो कि वी आर गिविंग an opinion where we are specifically saying balance sheet does not give the true and fair view, however P&L and cash flow gives the true and fair view, ऐसा पॉसिबल है। बट ऐसा नहीं बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एडवर्स या डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। ध्यान रखना क्वालिफाइड नहीं है एडवर्स या डिस्क्लेमर। ऐसे 705 बोलता है कि आप सेम ऑडिट रिपोर्ट में अनमॉडिफाइड ओपिनियन सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्पेसिफिक एलिमेंट पे नहीं दे सकते। ऐसे 705 ऐसा कहता है। अब ये स्टैंडर्ड क्या कहेगा, ऐसे 805 कहता है कि अगर आप एडवर्स या डिस्क्लेमर ओपिनियन कंप्लीट सेट पर दे रहे हो लेकिन अनमॉडिफाइड ओपिनियन सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उसका पार्ट है उस पर देना चाह रहे हो, तो आप ऐसा तभी करोगे जब लॉ और रेगुलेशन में प्रोहिबिट नहीं किया गया है। आपकी ऑडिट रिपोर्ट अनमॉडिफाइड ओपिनियन ऑन सिंगल एलिमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट और मॉडिफाइड ओपिनियन एडवर्स और डिस्क्लेमर वाली साथ में पब्लिश नहीं हुई है, अलग अलग हुई है। एंड ध्यान रखिएगा स्पेसिफिक एलिमेंट जिस पे आप रिपोर्ट दे रहे हो वो मेजर पोर्शन ऑफ कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। तो नंबर 1, एक ही एनुअल रिपोर्ट में इन्वेस्टमेंट्स पे भी रिपोर्ट जा रही है मेरी और बैलेंस शीट पे भी जा रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवरऑल एडवर्स या डिस्क्लेमर है, तो मैं इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकता। पर अगर दोनों रिपोर्ट अलग अलग जा रही है तो मैं इन्वेस्टमेंट के शेड्यूल पे अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकता हूँ, प्रोवाइडेड इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेजर पोर्शन नहीं है
प्रोवाइडेड ये रिपोर्ट अलग से जा रही है और कोई लॉ ने स्पेसिफिकली मना नहीं किया. Do not express unmodified opinion on single financial statement where they are major portion of complete financial statement and modified opinion on complete financial statement even if both reports are published together. ठीक है, ये बात यहीं पर हो गई, उसी का एक्सटेंशन है, nothing much. वाओ, बातों में हमारा 805 भी कंप्लीट. चलिए, तो ये हमारा 805 का एक क्विक रिकैप रिवीजन हो जाता है और अगले सेशन में 810 रिवाइज करेंगे. थैंक यू.